तो कुछ टाइप की हमारी बेल होती है, ठीक है, जो हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर डिफाइन करी हुई है। तो टाइप्स ऑफ बेल्स हैं। अब बहुत सारे लोगों को, आपको भी इश्यूज रहता है कि भाई कितने तरह की बेल होती है। तो मैंने आपको सारी के सारी बोर्ड के ऊपर सारी टाइप्स ऑफ बेल ऑलरेडी लिखवा दी है, ताकि जब हम आगे चल के अपना बेल के कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे पहले आपके दिमाग में यह जरूर क्लैरिटी आ जाएगी कि कितने तरह की हमारी बेल होती है। तो सबसे पहले कौन सी तरह की बेल के बारे में हमने पढ़ा? प्री अरेस्ट बेल, जो केवल और केवल कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट ग्रांट कर सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल का मतलब क्या होता है? एंटिसिपेटरी बेल। अब एक एंटिसिपेटरी बेल होती है और एक ट्रांजिस्ट एंटिसिपेटरी बेल होती है। एंटिसिपेटरी बेल हमारी डिफाइन करी हुई है 438 सीआरपीसी और 482 बीएनएसएस के अंदर। ट्रांजिस्ट एंटिसिपेटरी बेल हमारी कहीं डिफाइन नहीं करी हुई, लेकिन इसका अपना स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, कहीं भी डिफाइन नहीं करी हुई, लेकिन एक जजमेंट आता है, उसकी वजह से हमारा थोड़ा दिमाग खुला था और हमें पता लगा था कि हाँ, ट्रांजिस्ट एंटिसिपेटरी बेल का भी कंसेप्ट अपना होना चाहिए। तो इसके लिए लैंडमार्क जजमेंट है प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2023 सुप्रीम कोर्ट। ये हमको याद रखना होता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी अभी दिया भी था क्लास के दौरान, कि जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं कोई अन्य अदर स्टेट के अंदर गया हूं, वहां पे अगर पुलिस वाले मेरे को अरेस्ट करते हैं, तो मैं एंटिसिपेटरी बेल अपनी दिल्ली की कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से ही लेऊंगा, लेकिन मैं भी दिल्ली के अंदर अवेलेबल नहीं हूं, तो मैं उसी पर्टिकुलर कंसर्न हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाके अपनी एंटिसिपेटरी बेल की मांग कर सकता हूं कि जज साहब, जब तक मैं अपनी स्टेट में नहीं पहुंच जाता, वहां पे एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन नहीं मूव कर देता, तो तब तक आप मुझे एंटिसिपेटरी बेल, ट्रांजिस्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दीजिए। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा किया जा सकता है, एंड इट इज अलाउड इन द केस ऑफ प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। दूसरी तरह की हमने टॉपिक के बारे में बात करी, जो पोस्ट अरेस्ट बेल होती है, जिसको हम रेगुलर बेल के नाम से भी जानते हैं। ये भी हमारी दो तरह की होती है, एक बेलेबल ऑफेंस में और एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में। बेलेबल ऑफेंस में आपकी रेगुलर बेल अरेस्ट हो जाने के बाद एज अ मैटर ऑफ राइट होता है, अंडर सेक्शन 478 बीएनएसएस एंड 436 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। अब यहां पे आपको एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, और याद रखना मैंने एक एग्जांपल भी बता रखा है, हाथ नहीं जोड़ने पड़ते, यानी कि आपको एप्लीकेशन मूव करने की जरूरत नहीं होती। ये ऑब्वियसली कोर्ट की ड्यूटी होती है। जब आपको कोर्ट के सामने पेश करा जाएगा और आपको जज साहब आपको चेक करेंगे कौन से अपराध में लेके आई है पुलिस, अगर वहां पे ये शो होता है कि ये बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ने आपको अरेस्ट करा है, ऑटोमेटिकली आपको बेल ग्रांट करी जाएगी। बेलेबल ऑफेंस में कोई एप्लीकेशन मूव करने की जरूरत नहीं है। बट बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, और यहां पे आपको बेल ग्रांट करने के लिए, बेल अपनी ग्रांट करवाने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी पड़ती है। फिर कोर्ट आपके दलीलों को सुनता है, उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ यार, इसको एक्चुअल में नॉन बेलेबल ऑफेंस में रेगुलर बेल ग्रांट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये कंडीशंस का ब्रीच तो नहीं करेगा, बाहर जाके लड़ाई झगड़ा तो नहीं करेगा, एविडेंसेस को टेम्पर तो नहीं करेगा, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा, या सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगा तो नहीं। अगर ये सब बातें हैं तो यहां पे अपना नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर कोर्ट बेल ग्रांट कर सकता है। और इसके लिए 480 बीएनएसएस 437 सीआरपीसी, ये मैंने आपको बताया था, मैजिस्ट्रेट से आप बेल लोगे नॉन बेलेबल ऑफेंस में, और कोर्ट ऑफ सेशन हाई कोर्ट में 483 बीएनएसएस एंड 439 सीआरपीसी के अंदर आप अपना नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर रेगुलर बेल लेते हो। तीसरी तरह की हमारी बेल आती है स्टैट्यूटरी बेल, जो कि दो तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जिसका मैंने आपको एग्जांपल अभी ड्यूरिंग द क्लास भी दिया था, कि जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन अपना शुरू करते हैं तो अरेस्ट करेंगे। अब ए नाम के व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन करने में उनको 1 साल लग गया, तो 1 साल तक उस ए नाम के व्यक्ति को जेल में रखा जाएगा? नहीं। तो यहां पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, जब मैं इसके बारे में आपको सेक्शंस पढ़ाऊंगा तो वो टाइम पीरियड कितना है, कब अप्लाई होता है, कहां से कहां तक अप्लाई होता है, कि अगर पुलिस ने भी चार्जशीट अपनी एक टाइम पे फाइल कर दी, उसी टाइम पे मैंने भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो किसकी सुनवाई पहले होगी, बाद में होगी, क्या माना जाएगा, ये सब बातें हम सेक्शंस के अंदर डिस्कस करेंगे। बट अभी इन द मीन टाइम एक स्टैट्यूटरी बेल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन के दौरान मांगी जा सकती है, मांगी जा सकती है एज पर सेक्शन 187 बीएनएसएस और 167 सीआरपीसी। अगर आप विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड बेल मांगने के लिए आए हो तो वो एज अ मैटर ऑफ राइट होगा, याद रखना। और एक तरह की होती है ड्यूरिंग द ट्रायल। अब ट्रायल के दौरान मेरा ट्रायल अभी पेंडिंग में और मैं जेल में बंद हूं, तो यार ट्रायल तो मेरा मान ले 10 साल तक चलता रहेगा, तो क्या 10 के 10 साल तक मैं अंदर रहूंगा? ये गलत बात होगी या नहीं होगी? तो ऐसे केस में एक हमारा प्रोविजन बनाया हुआ है पुराने कानून में, सेक्शन 436 कैपिटल ए सीआरपीसी, नए वाले सेक्शन में 479 बीएनएसएस। यहां पे बोला हुआ है कि अगर आप मैक्सिमम पनिशमेंट की अपनी आधी सजा काट लेते हो ड्यूरिंग द ट्रायल अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के तौर पे, तो आपको बेल ग्रांट होगी। अब एक नया प्रोविजन ऐड और करा गया है कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, नया व्यक्ति बेचारा अपना एक्यूज बन के जेल में बंद हुआ है, तो अगर उसने अपनी मैक्सिमम सजा की 1/3 1/3 सजा अगर काट ली है, यानी कि अगर 3 साल की सजा है, ठीक है, 3 साल में कितने महीने होते हैं? 36 महीने होते हैं, तो इसमें कितने हो गए? 12 महीने के अंदर आपने अगर एटलीस्ट अपने 12 महीने काट लिए हैं, तो उस टाइम के बाद 12 महीने काटने के बाद आपके पास एप्लीकेशन मूव करने का अधिकार आ जाएगा अंडर सेक्शन 479 बीएनएसएस, देन अपन बाहर आ सकते हो। अब लास्ट तरह की हमारी बेल होती है पोस्ट जजमेंट बेल, जो दो कंटेक्स्ट में मैंने डिवाइड करा हुआ है। पहले होता है एक्विट। अगर कोई व्यक्ति एक्विट हो गया है
तो अपना घर चला जाएगा। अब अगर जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होगी वो अपना अगर अपील में जाना चाहेगी तो अपीलेट कोर्ट से गुहार लगाएगी, साहब ये जो एक्विट करा गया है एक्यूज को, ये गलत करा गया है। तो ऐसे केस में अपीलेट कोर्ट वाले बोलेंगे चलो एक्यूज को हम सम्मन भेज देते हैं, और एक्यूज आ ही नहीं राजी, वो तो भाग गया, देश छोड़ के भाग गया, अंडरग्राउंड हो गया। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई एक्विट करा जाता है कोर्ट के द्वारा किसी भी एक्यूज व्यक्ति को, तो उससे बेल बॉन्ड पहले ही भरवा लिए जाते हैं अंडर सेक्शन नंबर 481 बीएनएसएस। क्यों कि अपीलेट कोर्ट अब अपील में जा रही है। अपील की कोर्ट आपको जब बुलाएगी ना एक्यूज, आपको आ जाना है, हम आपको एक्विट कर रहे हैं, बाइज्जत बरी कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम बाहर जाके देश छोड़ दोगे, छुप जाओगे, ऐसा नहीं करना। तो हम आपको बेल बॉन्ड आपसे भरवा रहे हैं कि आप गारंटी देते हो इस बात की कि आप अपीयर होगे टाइम पे, ठीक है। और एक होती है कन्विक्ट के तौर पे, अब एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया गया है, अब एक्यूज जाएगा ऊपर अपील में। तो जब एक्यूज अपना ट्रायल कोर्ट के द्वारा अगर कन्विक्ट करा गया है तो वो ट्रायल कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, जैसे साहब देखो आपने मेरे को रेगुलर बेल दी थी, मैंने कोई शैतानी नहीं करी, आपकी कंडीशंस का पालन करा, तो मैं अब आपने जो मुझे कन्विक्ट कराया ना, मैं इसके खिलाफ अपील में जाना चाहता हूं, तो मुझे अपील फाइल करने के लिए मोहलत दी जाए, मुझे बेल दी जाए। तो ट्रायल कोर्ट ऐसे केस में बेल ग्रांट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है, अंडर सेक्शन नंबर 389 सीआरपीसी और सेक्शन 430 बीएनएसएस। अब आ जाते हैं अपीलेट कोर्ट में। जब अपील फाइल हो जाएगी, अब वो एक्यूज व्यक्ति, कन्विक्ट व्यक्ति अपना अपीलेट कोर्ट के पास हाथ जोड़ेगा, जैसे साहब जो अपीलेट कोर्ट है ना, उन्होंने मेरे को कन्विक्ट करा है, गलत करा है, तो आप मुझे मेरी सेंटेंस को सस्पेंड कर दो या मेरी कन्विक्शन को सस्पेंड कर दो। जैसे कि राहुल गांधी, हमने एग्जांपल पढ़ा, ठीक है, और आगे चल के भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और एक नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक टाइम पे जब रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ था, तो वहां पे उनको अपना सस्पेंड कर दी गई थी उनकी कन्विक्शन को, ठीक है जी। तो जब तक उनके फिर अपनी सीट बरकरार रही थी, उनको इलेक्शन से नॉमिनेशन फाइल करने से मना नहीं करा गया था, क्योंकि एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत वहां पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई कन्विक्शन ऑर्डर पास हुआ है तो उस व्यक्ति के पास अधिकार नहीं है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो सके, नॉमिनेशन फाइल कर सके। तो इसीलिए उन लोगों के लिए ये बहुत जरूरी होता है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन अपनी करवाना। तो इसका एक ही जरिया होता है सेक्शन 430 बीएनएसएस। एम आई क्लियर? और पुराने सेक्शन के हिसाब से 389 सीआरपीसी। तो ये हमारी टाइप्स ऑफ बेल थी जो हमने आज की क्लास में डिस्कस करा। और कल की क्लास में हम बेल को मैं आपको थोड़े थ्योरी भी लिखवा दूंगा कि बेल का टॉपिक हमारा कहां पे डिफाइन है, एक्चुअल में बेल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में, और इसके रिगार्डिंग जजमेंट भी आपको पढ़ाना है, ठीक है। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992 का जजमेंट, 1991 का जजमेंट है ये, ठीक है। जब जुडिशियल ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया था भाई साहब, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी करी थी कि अगर एक जुडिशियल ऑफिसर को आपको अरेस्ट करना है तो ये गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये अरेस्ट के टॉपिक के साथ ही आप जोड़ देना, ठीक है। बस एक ही जजमेंट है, 10-15 मिनट लगेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको और इसके आगे के टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे। तो मेरे को उम्मीद लगती है कि आपको आज की क्लास में जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं समझ में आया होगा और याद रही होंगी। और कल सभी लोगों को ये सारी चीजें सेक्शन वाइज याद करके आनी है। याद रखना, मैं सबसे ओरल टेस्ट के बेसिस पे ये सारी जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, कैसे भी कहीं से भी कुछ भी मैं पूछ लूंगा, याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।